डेट है आज 25 जनवरी 2021 और आज के और कल के 24 और 25 जनवरी के करंट अफेयर करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे रोज़ की तरह। क्वेश्चन बेस्ड होंगे, करंट अफेयर कुछ स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे, तो लास्ट में करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है यूएस रिज्यूम्स WHO स्पोर्ट। ये WHO के लिए स्पोर्ट रिज्यूम कर दिए, दोबारा से शुरू कर दिए यूएस ने, अमेरिका ने। उससे रिलेटेड न्यूज़ है, इसे पढ़ेंगे। एस्ट्रोसैट अभी न्यूज़ में है, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है इसे देखेंगे। स्मार्ट कैमराज टू हेल्प वुमेन इन डिस्ट्रेस, तो ये वुमेन को कैसे हेल्प करेंगे स्मार्ट कैमराज, इसे देखेंगे। ये क्या है और कहाँ पे अभी इंस्टॉल किए गए हैं, कहाँ पे लगाए गए हैं। फोर्थ है जी 24 हुनर हाट, अभी इसका क्या है, इनॉग्रेशन हुआ है, ये हेल्ड हुआ है, इसे देखेंगे क्या है ये हुनर हाट। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन, ये न्यूज़ में है, इसका टेस्ट किया गया अभी। ये क्या है, किससे रिलेटेड है, सारा इसके बारे में पढ़ेंगे। श्री नारायण गुरुजी अभी न्यूज़ में है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, कौन है, क्या इनका योगदान था, क्या कंट्रीब्यूशन था हमारी कंट्री में, पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है जी यूएस रिज्यूम्स WHO सपोर्ट। अभी जो यूएस से अमेरिका है, नए राष्ट्रपति बने, उनका आपको पता ही होगा, जो बिडेन। तो उन्होंने क्या है, दोबारा से WHO को फंडिंग देना स्टार्ट कर दिया, अनाउंस कर दिया कि हम WHO को फंडिंग देंगे, मतलब पैसा देंगे, सपोर्ट करेंगे। WHO आप जानते होंगे क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक जो यूनाइटेड नेशन है उसकी स्पेशलाइज एजेंसी है ये WHO। और ये वर्ल्ड वाइड हेल्थ को इम्प्रूव कैसे किया जाए और डिसीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए काम करती है WHO। तो यूएस ने रिज्यूम कर दिया फंडिंग WHO के लिए। क्यों? कोविड-19 की वजह से। आपको पता होगा, न्यूज़ में पहले था कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे, पहले लास्ट जो राष्ट्रपति थे, पिछले राष्ट्रपति, फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएस के, उन्होंने लास्ट ईयर क्या है, कोविड-19 की वजह से उसमें आरोप लगाया था WHO पे कि ये चाइना सेंट्रिक है। चाइना सेंट्रिक है WHO। चाइना सेंट्रिक मतलब चाइना को सपोर्ट कर रहा है, और इसने वायरस का क्या है, पूरे वर्ल्ड में बताया नहीं WHO ने कि वायरस चाइना से लीक हो चुका है, और इसे छुपाए रखा, बहुत दिनों तक हिडन रखा। तो इस वजह से ये आरोप लगाते हुए क्या है, ट्रंप ने रोक दी थी फंडिंग कि आगे से हम फंडिंग नहीं देंगे WHO को, और विदड्रॉ करने का अनाउंस किया कि हम विदड्रॉ कर जाएंगे, WHO के मेंबर नहीं रहेंगे। लेकिन अब जो बिडेन ने दोबारा स्टार्ट कर दिया है फंडिंग। इससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो अब ये तो सिर्फ न्यूज़ है, अब हम पढ़ लेते हैं कि ये फंडिंग जब न्यूज़ में है तो फंडिंग आती कहाँ कहाँ से है। और फंडिंग के लिए पूरा जितना भी पैसा आता है उसमें सबसे ज़्यादा यूएस पैसा देता है, अमेरिका देता है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है WHO का। सबसे ज़्यादा यूएस देता है, फिर देता है जी आपका चाइना, और फिर देता है आपका जापान। ये 3 मोस्ट कंट्रीब्यूटर हैं, टॉप पे हैं, जो WHO को पैसा देते हैं, फंडिंग देते हैं। ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा यूएस, फिर चाइना और जापान। तो आती कहाँ कहाँ से है फंडिंग, पैसा कहाँ से आता है? WHO जो काम करता है पूरे वर्ल्ड वाइड, कहाँ से पैसा आता है? इसका पैसा आता है जी 4 काइंड है, 4 तरीके हैं इसके पैसा आने के, जो WHO में कंट्रीब्यूट करते हैं, फंडिंग देते हैं। पहला तरीका है जी असेस्ड कंट्रीब्यूशन। ये असेस्ड कंट्रीब्यूशन क्या है? असेस्ड कंट्रीब्यूशन है जब भी कोई मान लो मेंबरशिप लेता है WHO की, तो मेंबर बनने के लिए उसे फ़ी देनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो ये तो वो जी पे, तो हर मेंबर को क्या है, ये पे करनी पड़ती है। ईच मेंबर स्टेट मस्ट पे इज कैलकुलेटेड रिलेटिव टू द कंट्रीज वेल्थ एंड पॉपुलेशन। उस जितना उन्हें पे करना पड़ता है मेंबरशिप के लिए, उनके जितनी कंट्री की वेल्थ है और जितनी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से उन्हें देना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है मेंबर बनने के लिए। ये मान लो हर कंट्री के लिए अलग अलग है। मान लो जितनी इनकी पॉपुलेशन है, मान लो इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे चाइना की पॉपुलेशन है। अब मान लो इंडिया लेना चाहे मेंबरशिप, और मान लो कोई कंट्री, मान लो आपका वेटिकन सिटी है, इसमें तो बहुत ही कम लोग हैं, हज़ारों में ही लोग हैं, और हमारे यहाँ तो कितने करोड़ हैं, 130 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है। तो लेकिन जब मेंबरशिप ली थी, तो जब तो कम ही थी ना ये WHO, तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद बना था, मतलब 1950s में, 1948 के लगभग। ये सॉरी, वर्ल्ड बैंक नहीं, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर भी इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा थी, तो उस हिसाब से क्या है, इनको पॉपुलेशन और वेल्थ के हिसाब से, कंट्री की कितनी वेल्थ है उसके हिसाब से
कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, फंडिंग देनी पड़ती है। इसका समझाने का मतलब ये है, ये याद रखना आपको। एक दूसरी टाइप की फंडिंग होती है जी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। वॉलेंट्री का मतलब है जी ऑन इट्स ओन, अपनी मर्जी से देनी है। वॉलेंट्री जितनी भी कोई देना चाहे, कंट्रीब्यूशन करना चाहे, वो अपनी मर्जी से फंडिंग देते हैं। दूसरी फंडिंग तो ये हो गई। तीसरी फंडिंग हो गई जी आपकी कोर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। अब ये कोर वॉलेंट्री क्या है? ये जी मान लो कोई इमीडिएट क्या है, फाइनेंस लैकिंग हो गया, मतलब कि WHO के पास पैसे की तुरंत कमी आ गई और उसे पैसा चाहिए किसी भी डिसीज़ वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या है, फिर भी वॉलेंट्री अपनी मर्जी से क्या है, जो कंट्रीज हैं वो फंड कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह से फंडिंग होती है। अब नेक्स्ट क्या है इससे रिलेटेड? फोर्थ टाइप है जी पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस, ये PIP कंट्रीब्यूशन। ये क्या है? इसमें क्या है, कंट्री कंट्रीब्यूट करती हैं ताकि आगे जो कोई डिसीज़ या कोई वायरस ऐसा ना आ पाए, उसके कंट्रोल के लिए WHO के पास पैसा हो। तो फ्यूचर के लिए कोई ऐसी डिसीज़ ना आए, उसे कंट्रोल करने के लिए कंट्रीज पैसा देती हैं, फंडिंग करती हैं। तो इस कैटेगरी में आती है PIP कंट्रीब्यूशन, पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस कंट्रीब्यूशन में। तो ये 4 तरह से फंडिंग होती है। और WHO की जो करंट फंडिंग है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जी आपका, ये देखो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन में है, जिसके थ्रू आते हैं $4.38 बिलियन। और टोटल कितना था 2019 में? पिछले साल कितना कंट्रीब्यूशन था, कितना पैसा था इसके पास, कितनी फंडिंग आई थी WHO के पास? टोटल आई थी जी $5.62 बिलियन। ये US डॉलर है जी, US डॉलर में है। और कोर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से आया था $160 मिलियन। आपको पता होगा मिलियन कम होता है, बिलियन ज़्यादा होता है। और PIP कंट्रीब्यूशन से $178 मिलियन। और जो असेस्ड कंट्रीब्यूशन था, जो कंट्री की मेंबरशिप से लेने के लिए पैसा देना पड़ता है, उससे आई थी $956। तो इतना टोटल आया था इनका $5.62 बिलियन। तो इसमें इतना ही था। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी एस्ट्रोसैट। ये एस्ट्रोसैट क्या है? ये एक इमेजिंग टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप मतलब दूरबीन। ये अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। ये इंडिया का ये टेलीस्कोप इसरो ने बनाया था, और भी बहुत सारी एजेंसी के साथ मिलके इसरो ने बनाया था इसे, इसरो ने एस्ट्रोसैट को। याद रखना है आपको टेलीस्कोप पर। क्या अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसने अभी रेयर अल्ट्रा वायलेट ब्राइट स्टार, मतलब कि स्पेस में क्या है, ऐसे स्टार मतलब तारों का फ़ोटो लिया है कि जो पहले मतलब बहुत ही दुर्लभ होते हैं, जो बहुत ही कम दिखते हैं, ऐसे स्टार का इसने अभी स्पॉट किया है, फ़ोटो लिया है, इमेज भेजी है। और ये देखो जी आप, ये है इमेज, ये है स्टार, ये इमेज भेजी है इसने एस्ट्रोसैट ने लेके। एस्ट्रोसैट क्या है, हम इसके बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम इसे देखते हैं, इस न्यूज़ क्या है, कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है इसका, जो फ़ोटो लिए हैं। ये इसका इम्पोर्टेंस ये है, सिग्निफिकेंस, कि जो ये सच अल्ट्रा वायलेट ब्राइट स्टार है, ये ऐसा माना जा रहा है कि जो ये ऐसे ओल्ड स्टेलर सिस्टम से आते हैं, ये जो ब्राइट लाइट है अल्ट्रा वायलेट की, कि जो क्या है उसमें ब्लू स्टार नहीं है, जिसमें विदाउट ब्लू स्टार है, ऐसी गैलेक्सीज से आते हैं। मतलब ये जो स्टार की लाइट, अभी जो स्टार की लाइट इसने इमेज लिया है, स्टार की लाइट आ रही है, तो ये ऐसे गैलेक्सीज से स्टार की लाइट आती है, जिसे अल्ट्रा वायलेट ब्राइट स्टार नाम दिया जाता है इन स्टारों को, जहाँ से लाइट आ रही होती है, जो क्या है कि बहुत ही रेयर दिखाई देते हैं, और जिनमें ऐसी गैलेक्सी जिनमें क्या है, ये ब्लू स्टार होते नहीं हैं। तो इसलिए इसे इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। और इसका काम क्या है? देखो जी, काम एक ही होता है स्पेस में। कोई भी मान लो आप, ये पूरे साइंटिस्ट क्या है करते रहते हैं, रिसर्च वगैरह, इनोवेशन वगैरह, तो फाइंडिंग करते रहते हैं, खोज रिसर्च। तो क्यों? ताकि यूनिवर्स का पता लगाया जा सके। यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ था, मतलब यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था, उत्पत्ति कैसे हुई थी, मतलब बना कैसे था। ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति कैसे हुई थी, बना कैसे था यूनिवर्स। सारा यही मतलब जितनी भी जो होती हैं
आपकी जितनी भी रिसर्च होती है उनका अल्टीमेट फोकस यही होता है, यूनिवर्स का ओरिजिन जानना। अभी क्या है, एक बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, बिग बैंग थ्योरी है। उसके कोई बहुत ऑथेंटिक, सबसे ऑथेंटिक इस थ्योरी को माना जाता है, एक सिद्धांत है जी बिग बैंग थ्योरी। तो इसको दिया था कि कैसे यूनिवर्स बना था, अभी इसको ही ऑथेंटिक माना जाता है कि यूनिवर्स इसके हिसाब से ही समझा जाता है, ऐसे ही बना था। और आप यूनिवर्स गैलेक्सी तो जानते हो ना, सच देखो जी, सबसे बड़ा नहीं जानते तो एक बार बता दूं, ये है यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड। यूनिवर्स के अंडर होती हैं गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, ये गैलेक्सी हैं। इसे ना ढंग से समझो आप थोड़ा। ये मान लो जी, ये आपका यूनिवर्स, ये यूनिवर्स है ब्रह्मांड। इसके अंदर है बहुत सारी गैलेक्सीज, बहुत ही ज़्यादा, मिलियंस में ये गैलेक्सीज हैं जी, गैलेक्सीज। और इसके अंदर होते हैं ये स्टार, प्लानेट, सन, जैसे सन स्टार है। जैसे हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है जिसमें हम रहते हैं, उसका नाम है मिल्की वे। दुग्ध मेघला बोलते हैं हिंदी में, मिल्की वे, मिल्की वे, दुग्ध मेघला। और इसके अंदर क्या है, गैलेक्सी के अंदर जैसे स्टार है, सन है हमारा स्टार, और फिर ये 8 ग्रह, मरकरी वगैरह, वीनस, अर्थ, ये। तो ऐसे सबसे बड़ा यूनिवर्स, फिर उसके अंदर गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम, जैसे प्लानेट वगैरह हैं। तो इसके बारे में यही न्यूज़ थी, इसने बस इमेज भेजी है एस्ट्रोसेट ने, इसलिए न्यूज़ में था। अब एस्ट्रोसेट है क्या, ये देखो जी, टेलीस्कोप है, ये लगाया हुआ है ऐसे स्पेस में, कवर करता है टेलीस्कोप। और ये इंडिया का फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। मल्टी वेवलेंथ मतलब बहुत सारे टेलीस्कोप लगे हुए हैं इसमें, 5 टेलीस्कोप से मिलकर बना हुआ है ये, मतलब मल्टी वेवलेंथ पे काम करता है ये, एक से ज़्यादा वेवलेंथ पे। और ये जो टेलीस्कोप लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है इनकी। एक की है विजिबल, दूसरा नियर अल्ट्रावायलेट, थर्ड है फार अल्ट्रावायलेट, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे। ये 5 तरह के इसमें टेलीस्कोप लगे हुए हैं, इनको मिला के बना हुआ है एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोसेट। और इसकी कितनी विड्थ है, वाइड कितना है ये, एस्ट्रोसेट है जी 38 सेंटीमीटर वाइड अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, 38 सेंटीमीटर चौड़ा है ये, जो क्या है, कैपेबल है नियर अल्ट्रावायलेट बैंड की इमेज लेने के लिए। फार एंड नियर, दूर हो या नज़दीक हो, अल्ट्रावायलेट बैंड उसकी इमेज ले सकता है, ये फ़ोटो ले सकता है। इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था जी 28 सितंबर 2015 में बाई इसरो ने किया था। और ये नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट में काम करता है। ये नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है जी लगभग 20 से 26,000 किलोमीटर, इसे नियर अर्थ बोलते हैं। नियर का मतलब पास होता है, ये पास ही है जी, 20,000 से 26,000 किलोमीटर के लगभग ऊपर होता है अर्थ से, उसके अर्थ के और चारों ओर घूमता है और ये फ़ोटो लेता है। ये किस किस ने लॉन्च किया था इसरो के साथ मिलके, इसमें टाटा इंस्टीट्यूट था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई में है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलुरु में, और एक फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में। इन सब ने मिलके इसको बनाया है एस्ट्रोसेट को। तो इसके रिलेटेड यही न्यूज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा स्मार्ट कैमराज टू हेल्प वुमन इन डिस्ट्रेस। अभी स्मार्ट कैमरा लगाए गए हैं कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, यूपी ने, उत्तर प्रदेश में लगाए हैं ये। क्यों, ये क्या है, आपके गली वगैरह जो रोड वगैरह पे ये कैमरा लगाए, स्मार्ट कैमरा। इन्हें स्मार्ट कैमरा क्यों बोला है, ये स्मार्ट है बहुत, हाँ जी ये स्मार्ट है, स्मार्टफोन की तरह। कैसे, मतलब ये क्या है, मान लो कोई भी वूमन का फेस, ये जैसे ही मान लो आपको बताता हूँ, ये रोड है, यहाँ पे मान लो कोई पोल है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पे वूमन है जी। अगर ये डिस्टेंस में मान लो, इसे कैमरा क्या है, इसका फेशियल एक्सप्रेशन ना रीड करेगा, इसके चेहरे को रीड करेगा कि अगर इसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि ये डिस्ट्रेस में है, मतलब स्ट्रेस में है, या इसे मान लो कोई परेशानी में है ये, और डर 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 महसूस कर रही है, थ्रेटन्ड है, तो ये क्या है, इमेज कैप्चर कर लेगा और इमेज को भेज देगा पुलिस के पास। समझे, ये देखो। और तो
that will automatically click the picture of woman in distress situation by reading their facial expression। facial expression को क्या है, पढ़ के ये फ़ोटो खींच लेगा और पुलिस को भेज देगा। अलर्ट द नियरेस्ट पुलिस व्हीकल, जो भी नियरेस्ट पुलिस व्हीकल होगा, स्टेशन होगा, वहाँ पे भेज देगा और तुरंत पुलिस आ जाएगी वुमन के पास। तो एक बहुत ही अहम स्टेप है ये। प्री वगैरह में तो पूछा नहीं जा सकता किसने स्मार्ट कैमरा किए हैं, हाँ यूपीपीएस वगैरह में पूछा जा सकता है। और दूसरा, आप मेंस के आंसर में वुमन की सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रावधान कर सकते हो, प्रोविजन कर सकते हो, क्या क्या मेजर्स ले सकते हो, स्टेप ले सकते हो, उसमें लिख सकते हो। आप स्मार्ट कैमराज का इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसमें लिखा जा सकता है ये पॉइंट। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट न्यूज़ है ये हमारी 24 हुनर हाट। अभी ये 24वां हुनर हाट एग्जीबिशन क्या है, ये इनॉग्रेट किया है। ये इसमें होता क्या है, इसमें जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं ना जी, जो हाथ से बनाए हुए कोई भी चीज़ होती है आपकी, जैसे कपड़े हो गए हाथ से बनाए हुए, या फिर खिलौने हो गए, या फिर और कोई टाइप के प्रोडक्ट हो गए, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, तो उनको क्या है इनमें एग्जीबिशन किया जाता है, शो किया जाता है, जो आर्टिजन्स वगैरह ने बनाए होते हैं। और ये फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से। माइनॉरिटी तो आप जानते हो ना, जैसे मान लो जो 50% से ज़्यादा, मतलब अगर देश की बात हो रही है, कंट्री में पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो पॉपुलेशन अगर जिसकी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है किसी कम्युनिटी की, जैसे हिंदू, इंडिया में हिंदू 50% से ज़्यादा हैं, तो ये मेजॉरिटी में हो गई, मेजॉरिटी। और अगर इससे कम है तो वो सारे माइनॉरिटी में आते हैं। माइनॉरिटी में, जैसे माइनॉरिटी में इंडिया कौन समझे, माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन कौन सी समझी जाती है इंडिया में, जैसे आपके सिख हो गए माइनॉरिटी कम्युनिटी में, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ईसाई, या फिर आपके पारसी हो गए, तो ये सारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में आते हैं। तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उनके आर्टिजन्स होते हैं, जो हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये हुनर हाट एग्जीबिशन लगा। इसकी थीम क्या थी, वोकल फॉर लोकल इसकी थीम थी। ऑर्गेनाइज किसने किया था इसे स्टार्ट किसने किया था, मतलब ऑर्गेनाइज किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। ये माइनॉरिटी अफेयर का एक मंत्रालय है, अलग मिनिस्ट्री बनी हुई है, उसने इसे स्टार्ट किया। किस स्कीम के अंदर, एक योजना जी, उस्ताद योजना है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए ही है। इसकी फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। ये जो ट्रेडिशनल आर्ट होती है, जो रीति रिवाजी का आर्ट होती है, जो जैसे मान लो आपने देखा होगा बहुत से विलेज एरियाज़ में, घरों में ही क्या है कि पेड़ों के पत्तों वगैरह से, या पेड़ों से की जो ब्रांचेज होते हैं उनसे बहुत सारी चीज़ बना लेते हैं, जैसे मैट बना लेते हैं, चटाई, या फिर आपके पंखा बना लेते हैं जिसे बीजना भी बोलते हैं, या फिर मान लो चारपाई बना ली, बेड सोने के लिए। तो ये रीजनल ट्रेडिशनल आर्ट है जो हैंडमेड बनाए जाते हैं। तो इन सारे जो आर्ट है इनको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम है। इसके अंदर ही हुनर हाट क्या है, ये एग्जिबिट किए जाते हैं, लॉन्च मतलब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये जो उस्ताद स्कीम है यही है कि प्रमोट करना और प्रिजर्व करना रिच हेरिटेज ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो ट्रेडिशनल आर्ट है और रिच हेरिटेज है उनको प्रिजर्व करना, बचाना और प्रमोट करना, बढ़ावा देना इसका काम है। अब जो हुनर हाट है इसका काम भी यही है, क्या है कि जो इनकी आर्ट है, इन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं, प्रोडक्ट बनाया, उनको एक मार्केट एक्सपोजर प्रोवाइड करना, मतलब कि मार्केट में लेके आना। अभी तो क्या है, सिर्फ गाँवों तक, विलेज एरिया तक या छोटे एरिया तक ही वो सीमित है। इनको एक ऐसा बाज़ार देना कि इनके जो ट्रेडिशनल आर्ट है उनको रिकग्निशन मिले, पहचान मिले, और जिससे क्या है इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, आर्टिजन को, क्राफ्ट्समैन को, ट्रेडिशनल कलिनरी एक्सपर्ट को, इनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी इससे। और दूसरा, इनकी जो स्किल है क्राफ्ट्समैन की या वीवर्स की, बुनकर की, आर्टिजन्स की, तो स्किल को बूस्ट मिलेगा, मतलब बढ़ावा ही मिलेगा, जिससे क्या है इनकी जो ट्रेडिशनल एंसेस्ट्रल वर्क है उनको प्रमोट होगा, वो बढ़ावा मिलेगा। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये हुनर हाट जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, हुनर हाट, सिग्निफिकेंस यही है जी, इम्पोर्टेंस, इसका महत्व यही है कि क्या है, इनको एम्पावरमेंट एक्सचेंज, मतलब एक एम्पावरमेंट एक्सचेंज होगा इनका, मतलब सशक्तिकरण होगा। वही बात घुमा फिरा के बोली जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ इनका प्रमोशन होगा, प्रमोट होगा, इनको बढ़ावा मिलेगा, इंक्रीजमेंट मिलेगा आर्टिजन को, क्राफ्ट्समैन को। और इससे क्या है, इनकी जो आर्ट है, क्राफ्ट्समैन आर्टिजन की, ये क्या है, लाखों लोगों में
क्या है बेनिफिशियल हो सकेगी लाखों लोगों के लिए। और जो इंडिजिनसली हैंडमेड प्रोडक्ट हैं आर्टिजन्स के, वो लार्ज स्केल पे हुनर हाट में क्या है खरीदे बेचे जा सकेंगे। और जो हुनर हाट होते क्या है, बस ये जी हुनर हाट जैसे फेयर लगता है ना, मेला लगता है, ऐसे ही क्या है ये लगते हैं, उसमें लोग जाते हैं से इनका सामान खरीदते हैं। ये हुनर हाट ये होता है। और इसमें कम से कम मोर देन 5 लाख आर्टिजन क्राफ्ट्समैन पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, रोज़गार मिलता है 5 लाख लोगों को। पिछले 5 सालों में 5 लाख से ज़्यादा आर्टिजन को, क्राफ्ट्समैन को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिली है, रोज़गार मिला है हुनर हाट के थ्रू। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन। ये एक हथियार है जी, वीपन है, मिसाइल की तरह है ये। कैसा दिखता है ये देखो जी, ये आपका इसे 100 बोलते हैं शॉर्टकट में। ये 100 SAAW स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन। ये किस लिए काम आता है, ये ना एयरक्राफ्ट में किसी हेलीकॉप्टर वगैरह से, एयरक्राफ्ट बोलते हैं, छोटे से जहाज़ होते हैं ये क्या मिलिट्री के। तो इनसे क्या है, ये एयर से ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी टारगेट को तबाह कर सकता है, मार सकता है किसी को भी। तो एक तरह से ग्लाइड बम होता है, ग्लाइड बम का मतलब क्या है, मतलब कि एयरक्राफ्ट से जिसको लॉन्च किया जा सके। अब देखो ये किसने डेवलप किया है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये DRDO ने अभी क्या है इसका ट्रायल कंडक्ट किया है। DRDO आपको पता ही होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। क्या होता है इसमें, ये हथियार वगैरह, वीपन्स वगैरह बनाती है, मिसाइल्स वगैरह बनाती है इंडिया के लिए, इसी का काम होता है। तो इसने अभी जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है उसको क्या है, उसका ट्रायल कंडक्ट किया है। कहाँ पे, उड़ीसा कोस्ट में। तो ये एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसका एक जेट है हॉक 1 जेट, उससे किया है। मतलब ये एक एयरक्राफ्ट है जी, एयरक्राफ्ट आप जानते हो ना, ये एयरक्राफ्ट मान लो, ये इस पे रख के ये वीपन्स है जो इस पे ये ट्रायल करके देखा है, हाँ ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, टारगेट को तबाह कर सकता है या नहीं। ये ऐसा 9th सक्सेसफुल टेस्ट है जो किया गया है इसका पूरे लास्ट 5 ईयर में, पिछले 5 सालों में 9वां सक्सेसफुल टेस्ट है इस वीपन का। इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं क्या है। ये सिस्टम क्या है, ग्लाइड बॉम्ब कैटेगरी से बिलोंग करता है। ग्लाइड बॉम्ब मैंने क्या बता ही दिया है क्या होता है, कि वो यह एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर देते हैं इसको टारगेट को मारने के लिए। और क्या है, ये 2012 से 13 में ये इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था, जो कि क्या है ये इम्पोर्टेंट है इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसका फर्स्ट जो टेस्ट है इसका 2016 में किया गया था। किसका, जिसे हम पढ़ रहे हैं 100 SAAW स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन। और जो ये है किसने मैन्युफैक्चर किया था, ये DRDO की एक सेंटर है जी, DRDO के अंदर ही रिसर्च सेंटर इमारत, इसका कहाँ पे है, ये हैदराबाद में, इसने इसको मैन्युफैक्चर किया था। ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, किसने, बस DRDO याद कर लो, DRDO के सेंटर है जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया, बनाया है। और ये किस काम आता है और क्या है, SAAW, बस इतना आपको याद रखना है। इसके थोड़ा फीचर और देख लेते हैं क्या है। फीचर वही है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि ये क्या है, ग्राउंड पे कोई टारगेट है उसे क्या है वीपन्स डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी हमारे एनिमी के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये 125 किलोग्राम क्लास स्मार्ट वीपन है, मतलब 125 किलोग्राम का जी ये जो हथियार है, वीपन है। ये क्या है, एनिमी के एयरफील्ड एसेट वगैरह को, रेडार को, बंकर्स को, टैक्सी ट्रैक, रनवे, इन सब को डिस्ट्रॉय कर सकता है अप टू द रेंज ऑफ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की रेंज तक। मतलब जैसे मान लो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर तक ये रेंज को तबाह कर सकता है। मतलब उनके जो भी हमारे दुश्मन देश के असेट्स है, रेडार हुआ, बंकर हुआ, किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक। और ये एक हाई प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है, कि ये क्या है, लाइट वेट सिस्टम है, मतलब बहुत ही कम वजन है इसका वीपन्स का। और इससे पहले क्या है, एक 100 से पहले जो ये 100 डेवलप हुआ है, इससे पहले क्या है, एक और ऐसा ही टेस्ट हो चुका है लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 में, जिसका नाम है रुद्रम।
ये रुद्रम के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। मतलब एयर टू सरफेस का क्या मतलब है, मान लो ये कोई एयरक्राफ्ट है, ऐसा जहाज़ टाइप का एयरक्राफ्ट है, इस पे मिसाइल लगी हुई है। अब ये एयर में है ना, हवा में है, हवा से क्या सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे ये मार करता है, इसलिए बोलते हैं एयर से सरफेस, एयर टू सरफेस मिसाइल। मतलब एयर में हवा से ये सरफेस पे वार करती है, तो इसलिए एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम रुद्रम है। इसको भी डेवलप किया है कि जो एनिमी वगैरह है उनके सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है सीड सिस्टम, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, मतलब कि जो एनिमी दुश्मन देश के एयर डिफेंस है उसको सप्रेस करने के लिए, तबाह करने के लिए जो सिस्टम है उसको इन्हेंस करता है ये। और एयर फोर्स है जो हमारी, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, इन्फोर्स करता है, इन्हेंस करता है। ये क्या है, जो दुश्मन देश का कोई भी, मतलब कोई दुश्मन देश लड़ाई कर रहा है उसमें क्या है, ये जो सिस्टम है रुद्रम, ये क्या डिटेक्ट कर सकता है, मतलब पता लगा सकता है उसके रेडार का, कम्युनिकेशन असिस्ट का और रेडियो फ्रिक्वेंसी का, इनका पता लगा जा सकता है। और वहीं पे ये क्या है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब जैसे जहाज़ यहाँ पे होगा, रेडार लगा हुआ है दुश्मन देश का, ये रेडार मान लो लगा हुआ है, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा मिसाइल से। तो ये सब पता लगा सकता है रुद्रम। तो इसके बारे में इतनी डिटेल थी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है जी, श्री नारायण गुरु के बारे में है। श्री नारायण गुरु ये हैं जी, देख लो आप, ये श्री नारायण गुरु हैं। ये इनके बारे में क्यों न्यूज़ है, क्यों है ये न्यूज़ में, अभी क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ने, हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने एक इनकी वो थी पोइम, कविता थी इनकी पोइम, उसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में और उसका नाम रखा है जी नॉट मैनी बट वन। इसका नाम रखा है, जो श्री नारायण गुरुदेव की पोइम है, इसलिए ये न्यूज़ में है। और इनकी ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है। अगर ये न्यूज़ में नहीं भी होते हैं तब भी इनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। श्री नारायण गुरु कौन थे, कब इनका जन्म हुआ। श्री नारायण गुरु क्या है, इनका जन्म होता है जी 22 अगस्त 1856, 1856 में होता है जी इनका जन्म। मतलब गांधी जी से पहले, गांधी जी का पता है ना आपको, 1869 में हुआ था, तो 1856 में इनका जन्म होता है। और इनकी वाइफ का नाम था कुटी अम्मा, जो कहाँ पे रहते थे ये, चेम्पाजांथी, एक विलेज है जी चेम्पाजांथी, गांव है कहाँ पे, केरला के तिरुवनंतपुरम में ये गांव है चेम्पाजांथी, वहाँ पे इनका जन्म होता है। इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से ली, अपनी अर्ली डेज की एजुकेशन, ये एक तो इजावा कास्ट से बिलोंग करते थे, इजावा कास्ट थी इनकी जाति थी, और इन्हें अवर्ण समझाता था, अवर्ण समझा जाता था, वॉज कंसिडर्ड एज ए अवर्ण। क्यों अवर्ण क्यों समझा जाता था इन्हें, देखो जी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, 4 वर्ण थे, वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनको बोला जाता था स्वर्ण, स्वर्ण या वर्ण। और जो ये क्या है, इनको समझा जाता था जो श्री नारायण गुरु जी हैं कि ये अवर्ण है, मतलब चारों जो ग्रुप है वर्ण है, इनमें किसी से जो बिलोंग ना करता हो उसको अवर्ण बोलते थे, अवर्ण। तो इनको अवर्ण बोला जाता था। ये अपने चाइल्डहुड से ही, फ्रॉम द चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही इन्हें क्या था, अकेले रहने का शौक़ था, सॉलिट्यूड में, मतलब अकेले रहने का शौक़ था, लोनलीनेस इन्हें पसंद था। इन्होंने बहुत सारे क्या है, ये लोकल जो टेंपल थे उसमें वर्शिप में भी बिलीव करते थे, हिम्स में, मतलब जो हिम्स का क्या मतलब है, हिम्स जैसे जो दोहे टाइप होते हैं ना, लिखे होते हैं, एक तरह से मंत्र बोल सकते हो आप, जैसे गायत्री मंत्र है, हिम्स, वो हिम्स है। और डिवोशनल सॉन्ग्स वगैरह में ये क्या है के थ्रू वर्शिप करते थे। अपनी अर्ली एज से क्या है, इन्होंने ने एस्केटिज्म, ये एस्टिसिज्म क्या है, अडॉप्ट कर लिया था। एस्टिसिज्म होता क्या है, मतलब सन्यासी बन गए थे, सन्यासी। और इन्होंने 8 साल बिताए एज ए सन्यासी संत, हर्मिट का मतलब है ही लिव्ड एज ए हर्मिट इन ए फॉरेस्ट फॉर 8 ईयर्स। जंगलों में क्या है 8 साल ये हर्मिट की तरह रहे, संत की तरह, संत सन्यासी की तरह। इन्होंने वहाँ पे वेदा पढ़ा, उपनिषद सीखा, लिटरेचर वगैरह, और इन्होंने बहुत ही और संस्कृत के लिटरेचर वगैरह, फिलोसफीज़ वगैरह वहाँ पे पढ़े।
और इनके इम्पोर्टेंट वर्क क्या हैं? इन्होंने जो कास्ट इनजस्टिस है उनके खिलाफ इन्होंने काम किया, मतलब जो जाति के नाम पे भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके अगेंस्ट इन्होंने काम किया। इनका एक फेमस स्लोगन है, मतलब स्लोगन क्या, नारा है फेमस, कौन सा? वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। इन्होंने दिया था मलयालम में, मलयालम भाषा में, केरल की जो मलयालम भाषा है उसमें, लैंग्वेज में, उसमें पढ़ा जाता है कुछ ऐसा, ओरू जाति ओरू मातम ओरू देवम मनुष्यानु। तो ये इन्होंने स्लोगन दिया था। इन्होंने 1888 में 1888 में एक टेम्पल बनाया जिसमें लॉर्ड शिवा की मूर्ति रखी, आइडल रखा। ये अरविपुरम में लोकेटेड है। ये क्या था, जो कास्ट बेस्ड रेस्ट्रिक्शन होता है टेम्पल में, क्या है कि जो लोअर कास्ट के थे उन्हें एंट्री नहीं होती थी टेम्पल में, उसकी वजह से बनाया कि इसमें सारी कम्युनिटीज़ आके वर्शिप कर सकती हैं, लोअर कास्ट हो या अपर कास्ट हो। इन्होंने एक टेम्पल ऐसा भी बनवाया जो ये काला वनकोड में लोकेटेड है, कि उसमें क्या है, एक मिरर रखवा दिया, आइडल नहीं रखवाया, कोई मूर्ति नहीं रखवाई भगवान की, उसमें सिर्फ मिरर रखवाया, आईना। वो क्यों रखवाया? क्योंकि लोगों को मैसेज दे सके, सिंबलाइज कर सकें कि दैट द डिवाइन वाज विद इन ईच इंडिविजुअल, कि भगवान हर इंडिविजुअल के अंदर निवास करता है। और जब वो मिरर को देखेंगे, यानी कि वो क्या देख रहे हैं, गॉड को देख रहे हैं मिरर में, भगवान को देख रहे हैं, ईश्वर को। और क्या वर्क थे इनके? ये कन्वर्जन के अगेंस्ट थे, मतलब एक धर्म से या जाति से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने के ये अगेंस्ट थे। इन्होंने इक्वलिटी, हमेशा इक्वलिटी को, समानता को प्रमोट किया, समानता को ही प्रीच किया, पढ़ाया इन्होंने। और इनइक्वलिटीज़ के जो क्या है, जो इनइक्वलिटीज थी, जो जैसे मान लो लोअर कास्ट के लोग थे, उन्हें क्या है, कन्वर्ट करते थे लोग के दूसरे धर्म में, तो उसके अगेंस्ट थे ये कन्वर्जन के। इन्होंने क्या है, नारायण गुरुजी ने, इन्होंने ऑल रीजन कॉन्फ्रेंस क्या ऑर्गेनाइज की, ऑल रीजन कॉन्फ्रेंस 1923 में। ये कहाँ पे? अलवाय अद्वैता आश्रम में ये कॉन्फ्रेंस इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, ऑल रीजन कॉन्फ्रेंस। ये क्या है, ऐसा इंडिया में फर्स्ट इवेंट था जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जैसा इवेंट। इसमें क्या क्या था, इसका इनका एफर्ट था इसमें कि जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है, ये इजावा कम्युनिटीज़ का जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है, एक धर्म से दूसरे धर्म में इनमें कन्वर्ट कर देते हैं इजावा कम्युनिटीज़ को, तो उसके अगेंस्ट थे ये। तो इसको मतलब विरोध करने के लिए ये ऑल रीजन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। इजावा कम्युनिटीज़ क्या है, लोअर कास्ट समझा जाता था, और इन्हें दूसरे धर्म के लोग कन्वर्ट करते थे ताकि इन्हें रिकग्निशन मिल सके, लेकिन इसके अगेंस्ट थे ये। इनकी फ़िलासफ़ीज़ क्या थी, श्री नारायण गुरु जी की इनकी फ़िलासफ़ी थी जी, ये अद्वैता वेदांता में बिलीव करते थे। अद्वैता वेदांता आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में। ये आदि शंकर थे, जो आदि शंकर ने इन प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश किया था, बनाया था। ये प्रिंसिपल किसने दिया था? आदि शंकर ने। अद्वैता वेदांता ये नॉन डुअलिटी में बिलीव करता है, अद्वैता वेदांता नॉन डुअलिटी में। ये तो श्री नारायण गुरु भी क्या है, इस फिलॉसफी को ही फॉलो करते थे, अद्वैता वेदांता को। इनके कुछ बुक्स वगैरह लिखी इन्होंने, लिटरेटिव वर्क, साहित्य वगैरह, रोट वेरियस बुक, कौन कौन सी डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी इन्होंने। अद्वैता दीपिका, आश्रम, ये थेवारप्पा थिंकांगल, ये इनकी कुछ इम्पोर्टेंट मेजर बुक्स हैं। इनका कंट्रीब्यूशन नेशनल मूवमेंट में भी रहा। नेशनल मूवमेंट में कैसे, आपने वाईकॉम सत्याग्रह के बारे में पढ़ा होगा, वाईकॉम, तो उनमें भी इन्होंने क्या है, पार्टिसिपेट किया। देखो यहाँ पे लिखा है वाईकॉम एजुटेशन में इन्होंने बढ़ावा दिया, जो क्या है, टेंपल एंट्री के लिए था ना, कि लोअर कास्ट को टेंपल में एंट्री नहीं मिलती थी, टेंपल में, मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, तो उसको क्या है, इन्होंने सपोर्ट किया कि लोगों को, सभी लोगों के लिए टेंपल है, मंदिर है, घुसने दिया जाए। और क्या है, जो अनटचेबल के साथ छुआछूत होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था सोसाइटी में, भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, तो उसके अगेंस्ट थे, विरोध किया था उनका कि ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और इस काम के लिए जब इसने वाईकॉम सत्याग्रह, जो ये जब नारायण गुरुजी ने इनका सपोर्ट किया वाईकॉम सत्याग्रह को, तो इस बात पे क्या है, महात्मा गांधी जी ने भी इनको अप्रिशिएट किया था, इनकी क्या है कि तारीफ़ की थी, प्रशंसा की थी, एक तरह से अप्रिशिएट का मतलब। और इन्होंने हमेशा क्या है, इंडियन नेस को बढ़ावा दिया, कि भारतीयता को बढ़ावा दिया, ताकि यूनिटी हो पूरी कंट्री में, सारी जितनी भी पूरे कंट्री में भी, और दूसरा वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटीज़ है सबको
और क्या किया इन्होंने, इनके साइंस में भी कंट्रीब्यूशन थे। क्या, इन्होंने क्लीनलीनेस को बढ़ावा दिया, एजुकेशन को, एग्रीकल्चर, ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट, टेक्निकल ट्रेनिंग, सबको, प्रैक्टिस को इन्होंने बढ़ावा दिया, एम्फेसाइज किया। दूसरा, इन्होंने एक इनका वर्क है अध्यारोपा दर्शनम। इस वर्क में इन्होंने क्या है, एक बुक है इनकी, श्री नारायण गुरुदेव, इन्होंने क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स ब्रह्मांड है कैसे बना, ओरिजिन कैसे हो, इसको भी एक्सप्लेन किया इन्होंने अध्यारोपा दर्शनम में। ये याद रखना, अध्यारोपा दर्शनम किसका वर्क है, श्री नारायण गुरु जी का। और इन्होंने क्या है, दो इनके एग्जाम्पल हैं, एक देवादासकम और आत्मोपदेशा शतकम। ये क्या है, ये हैं जी इनके फिजिक्स से रिलेटेड वर्क है, इनके फिजिक्स पे काम होता था इनका, फिजिक्स का ये वर्क। और इनकी जो फिलॉसफी है वो, इनका करंट में कोई रिलेवेंस है क्या, मतलब अभी वर्ल्ड में कोई रिलेवेंस है, अभी कोई उपयुक्त है, अभी ज़रूरी है क्या इनकी फिलॉसफी। जी हाँ बिल्कुल। अगर आपको जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए, जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में आता है, अम्बेडकर के बारे में मेंस में पूछा जाता है कि इनकी फ़िलॉसफी क्या करंट रिलेवेंस है क्या, अभी टुडे जो आज का वर्ल्ड है उसमें क्या रिलेवेंस रखती है, तो इनके बारे में पूछा जाए तो आप बिल्कुल कह सकते हो जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने ग्लोबल क्या है, ग्लोबल कंटेक्स्ट के लिए बात की थी कि हर जो पूरी क्या है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट थे ये। तो पूरा सोशल फैब्रिक है जो मैनी कंट्रीज़ और कम्युनिटीज़ का, उससे क्या है, इनकी फ़िलॉसफी के द्वारा हेट्रेड मिटाई जा सकती है, इरोड की जाती है। इरोड करने का मतलब है जी रिड्यूस करना या एलिमिनेट करना, बिल्कुल रिमूव करना, हटाना, इरोड की जा सकती है हेट्रेड। हेट्रेड मतलब है जी घृणा, वॉयलेंस, अहिंसा को, बाइगोट्री, सेक्टेरियनिज्म और अदर डिविसिव टेंडेंसी जो क्या है विभाजित करती हैं पूरे ग्लोब को, वर्ल्ड को, कंट्रीज़ को, जो एक दूसरे में बांटती हैं, उनको क्या है एलिमिनेट किया जा सकता है ऐसी चीज़ों को, इनकी फ़िलॉसफी को अगर कोई फॉलो करे तो। और इनकी डेथ हो गई थी 20 सितंबर 1928 में, और इस डे को ही केरल में बोला जाता है श्री नारायण गुरु समाधि। दिस डे इज़ ऑब्जर्व एज ए श्री नारायण गुरु समाधि इन केरल। तो 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है जी। और इनकी मृत्यु के बाद हमारा लेक्चर भी बिल्कुल क्या है, टॉपिक है जो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है आज के, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स एनपीएस कैन बी रिकवर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स। जो बैंकों का एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, बैड लोन भी बोलते हैं, यानी कि क्या होता है, मान लो कोई लोन लेके जो भरता नहीं है उसे 90 डेज या 180 डेज का क्राइटेरिया होता है, कोई इंडिविजुअल और कंपनी के लिए अलग अलग। तो ये एनपीए जो होता है इसे कैसे रिकवर किया जा सकता है, दोबारा कैसे लिया जा सकता है, किस चैनल्स के थ्रू, कौन कौन से इसमें हेल्प कर सकते हैं रिकवर करने के लिए, ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन है, पहला लोक अदालत, दूसरा डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, तीसरा सरफाइसी एक्ट के थ्रू, या इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड। तो इन चारों में से किस किस के थ्रू इसे रिकवर किया जा सकता है एनपीए को, बैड लोन को। आपके ऑप्शन है 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 या ऑल ऑफ दी अबव। बताओ जी। इसका आंसर है जी डी, ऑल ऑफ दी अबव। चारों तरीके से किया जा सकता है। लोक अदालत भी मान लो कोई निर्णय देके, जजमेंट देके रिकवर करा सकते हैं किसी के अगेंस्ट कोई लोन नहीं दे रहा है। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के थ्रू भी, सरफाइसी एक्ट के थ्रू भी, इसके सरफाइसी एक्ट के थ्रू असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई जाती हैं एक तरह से वो रिकवर करने के लिए। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के थ्रू भी किया जा सकता है। सब में प्रोविज़न है इनमें कि इनके थ्रू किया जा सकता है लोन को रिकवर। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज़ इन द लास्ट 5 ईयर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। गवर्नमेंट ने क्या है सब्सिडीज़ में कितना खर्चा किया है सब्सिडी देने में, तो वो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में अरेंज करना है कि सबसे ज़्यादा किसको दिया, फिर उससे कम किसको दिया, मान लो फिर उससे कम किसको दिया, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और सब्सिडी क्या होती है आप जानते होंगे, सब्सिडी एक तरह से सहायता देती है गवर्नमेंट, सहायता, असिस्टेंस। कैसे सब्सिडी में सहायता कैसे देती है गवर्नमेंट, जैसे मान लो आपने देखा होगा फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स को बिजली प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को, और उसका बिल आपको पता है फिक्स आता है, मतलब 100 रुपये 200 रुपये या फ्री बिजली होती है बहुत से स्टेट में, बहुत से राज्य में, कि उसका जो खर्चा आता है बिजली का, जितना भी बिल होता है ना, वो गवर्नमेंट भरती है। तो ये होता है एक तरह से सब्सिडी, सहायता देना, असिस्टेंस देना।
तो इस सब्सिडी इन तीनों में बताना सबसे ज़्यादा किस में दी, फिर उससे कम किस में, उससे कम किस में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला फर्टिलाइज़र, फूड सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी। आपके ऑप्शन है जी ये, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र में दी, फिर दूसरा है फूड सब्सिडी में, पेट्रोलियम में, ऐसे बताना जी आपको। बताओ। देखो जी, सबसे ज़्यादा दी है फूड सब्सिडी पिछले 5 सालों में, तो फूड 2 नंबर पे। फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे कम दिया फर्टिलाइज़र में, तो इसके बाद आ जाएगा 1। फिर उससे कम पेट्रोलियम 3। तो 2 1 3 किस में है, बी में जी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको पता होगा एक बर्ड है, पक्षी है, इसके बारे में हमने करंट अफेयर में डिटेल में पढ़ा था पिछले कुछ दिनों में। तो इसके बारे में बताना आपको, स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट बोल रही है दे आर अमंग द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन इंडिया एंड आर प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो हैवीएस्ट, जो भारी बर्ड होते हैं ना उड़ने वाले, उनमें से हैं, बहुत बड़े पक्षियों में से एक है ये। और क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया का, ये 1972 का एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उसके अंदर ये प्रोटेक्टेड है क्या, इनको सुरक्षा मिलती है क्या उसके अंदर। सेकंड बोल रहा है दे आर कैटेगराइज एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय द IUCN रेड लिस्ट। जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसकी जो रेड लिस्ट डेटा है उसमें क्या क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है क्या ये। थर्ड बोल रहा है रिसेंटली कॉलिजन विद द लाइव हाई टेंशन वायर्स इज द प्राइम रीजन फॉर मोर्टेलिटी अमंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जो सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, उसमें एक सबसे बड़ा कारण है जो क्या है, इनका कॉलिजन हो जाता है किससे, इन जो हाई टेंशन वायरस होती हैं, ना वायर्स, तारें होती हैं जो, उनकी वजह से क्या है, टकरा के इनका मृत्यु हो जाती है, मोर्टेलिटी हो जाती है। तो वो सबसे बड़ा कारण है क्या, आपका ऑप्शन है 1 1 3 2 3 या तीनों करेक्ट हैं जी। बताओ। देखो जी, पहला बिल्कुल करेक्ट है, ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है उनमें से एक है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्टेड है। दूसरा भी बिल्कुल सही है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये एंडेंजर्ड है, कैटेगरी में आते हैं IUCN की रेड लिस्ट में। और तीसरा भी बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा कारण इनका वायरस की वजह से मौत होना ही है। तो ऑल ऑफ दी अब हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लोगे। तो बताओ, पहले स्टेटमेंट बताओ, क्वेश्चन करते हैं, करेक्ट बताना कौन सी स्टेटमेंट है। अर्बन हीट आइलैंड इज एन अर्बन एरिया दैट इज सिग्निफिकेंटली वार्मर देन इट्स सराउंडिंग रूरल एरियाज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ये कह रहा है जी, अर्बन हीट आइलैंड जो है वो ऐसा अर्बन एरिया है, ऐसा शहरों में, अर्बन का मतलब होता है शहर और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र, गांव वाला इलाका, और शहर वाला इलाका अर्बन। तो ये एक अर्बन हीट आइलैंड एक ऐसा अर्बन एरिया है, ऐसा शहरी क्षेत्र है जो क्या है, जो रूरल एरिया है इसके सराउंड, जैसे मान लो ये सिटी है, मान लो दिल्ली हो गई, दिल्ली मान लो, और दिल्ली के अराउंड ये तो सिटी होगी, दिल्ली के अराउंड जो गांव है, विलेज एरिया, रूरल एरियाज हैं, इससे क्या है, ये जो अर्बन एरिया है वार्मर है, गर्म है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उस एरिया को बोलते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड। सेकंड है जी, द इफेक्ट ऑफ अर्बन हीट आइलैंड इज मोर सीवियर ड्यूरिंग डे टाइम देन इन नाइट टाइम। ये कह रहा है जी, अर्बन हीट आइलैंड का जो इफेक्ट है, मतलब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा जो होता है अर्बन एरियाज में, शहरी एरिया में, वो डे टाइम में ज़्यादा होता है, दिन में ज़्यादा होता है, नाइट में कम होता है। ये बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड बोल रही जी, अर्बन हीट आइलैंड डिक्रीजेज एयर क्वालिटी बाई इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स सच एज ओजोन डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजेज वाटर क्वालिटी। ये कह रहा है जी, जो अर्बन हीट आइलैंड है वो क्या है, एयर की क्वालिटी को घटा देता है, डिक्रीज कर देता है, एयर की क्वालिटी जो ख़राब हो जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे पोल्यूटेंट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्रदूषक तत्व, जैसे ओजोन गैस हो गई, ये बढ़ जाती है। और ये क्या है, वाटर की क्वालिटी को डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं वाटर की क्वालिटी को। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। बताओ जी। देखो जी, पहला बिल्कुल करेक्ट है, अर्बन हीट आइलैंड उसी को बोलते हैं। मान लो ये अर्बन एरिया है और रूरल एरिया से इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, सराउंडिंग रूरल एरिया होता है जो, इसे पेरीफेरल एरियाज भी बोलते हैं। तो इसका टेम्परेचर जब अर्बन एरिया है, ये अर्बन एरिया है, इसका सराउंडिंग एरिया से टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इस रूरल एरिया से, तो क्या है, इसे अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं। इसे अर्बन हीट आइलैंड का जो क्या है, टेम्परेचर नाइट में ज़्यादा होता है बल्कि डे में कम होता है। ये उल्टा लिखा हुआ, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है जी, ये पॉल्यूटेंट जो है जी इंक्रीज हो जाते हैं
उसकी वजह से एयर क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है अर्बन हीट आइलैंड में। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी 1-3, जिसमें 2 है उसे काट दो और बी बचेगा, सिर्फ 1-3 आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप जानते होंगे। यूएन है जो यूनाइटेड नेशन, उसका एक ऑर्गन है यूएनएससी, जिसके 6 ऑर्गन है, 6 में से एक यूएनएससी भी है। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है रिगार्डिंग, वो बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बताओ जी। फर्स्ट कह रही है इट इज़ दी ओनली यूएन बॉडी, यूएन की केवल इकलौती बॉडी है ये, ओनली यूएन बॉडी विद दी अथॉरिटी टू इश्यू बाइंडिंग रेजोल्यूशन टू मेजर स्टेट्स। यूएन की केवल एक ही एक बॉडी है जो क्या है, बाइंडिंग बाध्यकारी रिजोल्यूशन पास कर सकती है किसी मेंबर स्टेट में, कि जो अगर पास कर दिया था जिसने यूएनएससी ने, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने, वो बाइंडिंग होगा मेंबर स्टेट पे, जो भी इसके मेंबर हैं, मेंबर कंट्री है, जो सदस्य कंट्री हैं जो भी। सेकंड बोल रही है ऑल डिसीजन ऑफ द यूएनएससी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू बी इन्फोर्स्ड। ये कह रहा है जो भी मान लो यूएनएससी ने डिसीजन लिए, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो दूसरा ऑर्गन है इसका, यूनाइटेड नेशन का ये भी एक ऑर्गन है, तो ये क्या है उसे अप्रूव करेगी, अनुमति देगी, तब जाके वो इन्फोर्स में आएगा, तब जाके लागू होगा। समझ गए। जैसे मान लो यूएनएससी ने कोई रिजोल्यूशन गाइडलाइंस दी, कुछ रूल्स बनाए, वो फिर यूएनजीए उसको अप्रूव करेगी और फिर वो गाइडलाइंस जारी होंगी, इशू होंगी, मतलब इन्फोर्स में आएंगी, लागू होंगी। सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रही है। थर्ड बोल रही है इट रिकमेंड्स न्यू स्टेट्स फॉर एडमिशन एज मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। अगर यूनाइटेड नेशन में कोई नया मेंबर बनना चाहता है तो वो क्या है, ये रिकमेंड करती है, ये सिफारिश करती है यूएनएससी। तो अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है जी। आपके ऑप्शन है 1, 2, 2 ओनली, 1, 3 या कोई सा भी करेक्ट नहीं है, सारे इनकरेक्ट हैं, नन ऑफ दी अबव। बताओ जी। देखो जी पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, ये केवल और केवल अकेली इकलौती यूएन बॉडी है, ओनली यूएन बॉडी टू इशू बाइंडिंग रिजोल्यूशन, जो क्या है बाध्यकारी रिजोल्यूशन पास कर सकती है। समझ गए। और सेकंड सेकंड बिल्कुल गलत है जी। आप सेकंड देखो जी, फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर ये बाइंडिंग इशू कर सकता है, ओनली यूएन बॉडी है, तो क्या है, तो फिर इसे कोई अप्रूवल की ज़रूरत थोड़ी ना होगी। तो ये तो समझ सकते हो आप, तो सेकंड गलत है जी। यूएनएससी को अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, यूएनजीए की, ये इसके जो रिजोल्यूशन बना दिए वो ऑटोमेटिक क्या है, इन्फोर्स हो जाते हैं जब ये बना देती है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्या है, ये रिकमेंड करती है जी, बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में कोई मेंबर बनना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है कोई भी कंट्री, तो ये सिफारिश करती है, रिकमेंड करती है। तो 1-3 करेक्ट आंसर हो जाएगा जी हमारा सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आईयूसीएन के बारे में जी हम डेली पे इसे पढ़ते ही रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है। तो इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। इट्स मेन एम इज़ टू मोबिलाइज द पब्लिक इन द सपोर्ट ऑफ नेचर कंजर्वेशन। इसका जो मेन टारगेट है, एम है, लक्ष्य है, जो इसका मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, पब्लिक को मोबिलाइज करना है, इकट्ठा करना है, ताकि वो नेचर कंजर्वेशन में सपोर्ट कर सकें। सेकंड बोल रही है इट हैज़ ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस एट द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन है जो संस्था, उसमें क्या है, एज ए ऑब्जर्वर है और कंसल्टेटिव स्टेटस है इनका, किसका, IUCN का। थर्ड बोल रही है इट वॉज इन्वॉल्व इन एस्टेब्लिशिंग द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एस्टेब्लिश किया गया था उसमें इनका मुख्य योगदान था, इन्वॉल्व था ये भी। कौन, IUCN। बताओ जी। एक IUCN तो पता होगा ना आपको। तो आपका स्टेटमेंट है जी 2, 3, 1, 3, 1, 2 या 2 ओनली, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आपको ये बताना है। बताओ। देखो जी दूसरा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन में एज ए ऑब्जर्वर और कंसल्टेटिव स्टेटस है इसका, IUCN का। और तीसरा भी बिल्कुल सही है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो बना है उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहा था, IUCN का। लेकिन फर्स्ट बिल्कुल गलत है, आपको फर्स्ट सही लग रहा होगा लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जी इसका जो एम है, मेन एम, वो पब्लिक को मोबिलाइज करना नहीं है, पब्लिक को इकट्ठा नहीं करनी है। ये तो क्या है, गवर्नमेंट हो या बिजनेसमैन हो या एकेडमियन हो या कोई कंपनी हो, उसको क्या है, डेटा देती है सिर्फ नेचर का, कि भैया नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये डेटा है, अगर तुम ये स्टेप लोगे तो नेचर को, प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा। तो ये डेटा कलेक्ट करती है सिर्फ, और डेटा जा ताकि गवर्नमेंट व एजेंसीज़ को, किसी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को डेटा प्रोवाइड किया जा सके नेचर का, और नेचर को बचाया जा सके। तो सेकंड जहाँ जहाँ पे है वो काट दो, सेकंड नहीं, फर्स्ट जहाँ जहाँ पे है, फर्स्ट तो 2 में ही है, 2 कट गए, दूसरा तीसरा सही है, ये आंसर हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा देख लो, आपने IUCN के बारे में नहीं पढ़ा है तो देखो।
IUCN डज नॉट इटसेल्फ एम टू मोबिलाइज द पब्लिक इन सपोर्ट ऑफ नेचर कंजर्वेशन। इसका बिल्कुल भी एम नहीं है कि पब्लिक को मोबिलाइज करने, डज नॉट एम। लेकिन इसका एम क्या है, ये क्या है, इसके जो एक्शन है इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को, बिजनेस को, अदर स्टेक होल्डर को। कैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये नेचर के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, डेटा देते हैं। और इसके मेंबर कम से कम 1400 मेंबर हैं इसके, जो गवर्नमेंटल और NGO से आते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और इसका ऑब्जर्वर स्टेटस भी है, किसमें, यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्वर और कंसल्टेटिव स्टेटस भी है। और ये इन्वॉल्व भी रही थी जी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर बनाने में, और वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर बनाने में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। इट वॉज इन्वॉल्व इन एस्टेब्लिशिंग द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड द वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, तो इसमें भी इन्वॉल्व रही थी। और इसे 1948 में बनाया था IUCN को, 1948 में। और याद रखना ये कोई और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक NGO के टाइप तरह है, NGO की तरह टाइप एसोसिएशन है, एक NGO टाइप है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और गैर लाभकारी भी है जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक जूलियन हेक्सले नाम का पीपल है, उसने बनाया था। इसके बारे में डिटेल में जानना तो एक लेक्चर बनाया हुआ है मैंने, IUCN साइट्स और CMS, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है ना ये डेट 24 से 25 जनवरी या डेली करंट अफेयर, उस पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, उस पर लिंक दिया हुआ है। साइट्स IUCN का लेक्चर है एक, जाके देख सकते हो, 2-3 मिनट का है, डिटेल में बताया हुआ है उसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंट्रीब्यूटर्स टू नाइट्रोजन इमिशन इन इंडिया। नाइट्रोजन का जो इमिशन होता है, नाइट्रोजन निकलता है इंडिया में, कहाँ कहाँ से, किस किस सोर्स से इमिशन होता है, ये बताना है, करेक्ट बताना है आपको। बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, जो क्रॉप के रेजिड्यू होते हैं, क्रॉप मतलब फसल के अवशेष बच जाते हैं फसल उगाने के बाद, जैसे पराली बच जाती है, इसको जलाने से क्या है, बर्निंग करने से निकलता है क्या नाइट्रोजन। दूसरा एग्रीकल्चर सॉइल, कृषि की खेती होती है, उससे नाइट्रोजन निकलता है क्या। थर्ड है जी सीवेज फॉसिल फ्यूल बर्निंग, सीवेज फॉसिल फ्यूल बर्निंग से निकलता है क्या। थर्ड है पोल्ट्री इंडस्ट्री, जो मुर्गी वगैरह का उत्पादन करते हैं, इंडस्ट्री पालते हैं, उनसे भी निकलता है क्या। आपके ऑप्शन है जी 1, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, डी। बताओ जी, इसका करेक्ट आंसर है जी डी, चारों से निकलता है, सबसे नाइट्रोजन इमिशन होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, हमने करंट अफेयर में पढ़ा था अभी 1-2 दिन पहले, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है 2020 की, ये किसने रिलीज़ की है, ये अभी न्यूज़ में थी ना, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसने रिलीज़ की है, किसने जारी की है, ये बताना आपको। फर्स्ट है जी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बी है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड है जी नीति आयोग, डी है जी इन नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। बताओ जी, ये हमने पढ़ा था जी, यहाँ करेक्ट बिल्कुल सही आंसर, सी आंसर है जी, इसका सी आंसर है, ये नीति आयोग ने रिलीज़ की है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रुप ऑफ 20, मतलब G20 है, G20 के बारे में आपको पता होगा, 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन को मिला के इनको G20 बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 20 कंट्री। इसके बारे में स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है द G20 समिट इज फॉर्मली नोन एज समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसको बोला जाता है कि एक समिट है, समिट ऑन फाइनेंशियल, वित्तीय मार्केट, वित्तीय बाजार पे, और वर्ल्ड इकोनॉमी पे, विश्व अर्थव्यवस्था पे एक समिट माना जाता है ये। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है द फर्स्ट G20 मीटिंग टुक प्लेस राइट आफ्टर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जो 2008 में हुई थी, इसकी मतलब 2008 से स्टार्ट हुई थी, जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वित्तीय संकट आया था, उसके बाद इसकी G20 की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है। थर्ड बोल रही है द रिजोल्यूशन ऑफ G20 आर लीगली बाइंडिंग। ये जो लीगली बाइंडिंग है क्या, इसका रिजोल्यूशन है, बाध्यकारी है क्या, अगर मान लो इसने कोई रिजोल्यूशन रूल्स बना दिए, वो सब कंट्रीज़ को, जो G20 कंट्रीज़ हैं, उनको मानने पड़ेंगे क्या। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। आपके ऑप्शन है जी 1, 2, 1 ओनली, 1, 3, 2, 3। बताओ जी। देखो जी, थर्ड बिल्कुल गलत है, क्योंकि लीगली बाइंडिंग नहीं है, इसका रिजोल्यूशन कंट्रीज़ पे डिपेंड करता है, जहाँ जहाँ पे थर्ड है उसे काट दो, बचे 2, सी और डी कट गया। देखो जी, सेकंड भी स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसमें इसकी फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। उसके बाद इसकी मीटिंग तो 1997 का क्राइसिस आया था ना, उसके बाद इसकी मीटिंग स्टार्ट हुई है, फर्स्ट मीटिंग। तो ये बिल्कुल गलत है, तो फर्स्ट ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सिर्फ 2, 1 ओनली।
तो देखो जी, ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1907 से 1998 में, तो उसके बाद से इसकी फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट हुई थी G20 की। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, प्राइम एडिटिंग समटाइम सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू। प्राइम एडिटिंग जी न्यूज़ में रहती है, किससे रिलेटेड है, किससे संबंध रखती है, ये बताना है आपको। फर्स्ट है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सेकंड है एडिटिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन क्वांटम कम्युनिकेशन, थर्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डी है जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। बताओ जी, इसका करेक्ट आंसर है जी जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी से जी। तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है जी। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर इट, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे जी फिर।